Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हर साल फरवरी या मार्च में मेधावी की परीक्षा होती है जो क्लास 4 और क्लास 5 के बच्चे दे सकते हैं। तो आज हम एक सैम्पल पेपर सॉल्व करके देखेंगे जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपको कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एक बार हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस आते हैं। मेधावी की परीक्षा में 120 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं और वो आपको डिवाइड किया हुआ है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कौन से सेक्शन के अंडर आएंगे। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये आपकी बुक में से नहीं आते हैं, ये आपके आसपास जो घटनाएं होती हैं, आसपास क्या नया हो रहा है उस पे बेस्ड ये 10 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं कि जिसमें आपको अपना मेंटली सॉल्व करने होते हैं कि जैसे पिक्चर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं या रिलेशंस वाले आते हैं, डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो 10 क्वेश्चंस रीजनिंग एबिलिटी के होंगे। 10 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस मैथ्स से रिलेटेड होते हैं। 5 क्वेश्चंस हिंदी या उर्दू, आप अगर हिंदी पढ़ते हैं तो 5 क्वेश्चंस आपके हिंदी के आएंगे, अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो 5 क्वेश्चंस आपके उर्दू के आएंगे। उसके बाद 5 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के आएंगे जिसमें थोड़ी सी ग्रामर और कुछ आपकी बुक वाले क्वेश्चंस होते हैं। और उसके बाद 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप बुक्स पढ़ते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, जो आपकी EVS SST हिंदी और इंग्लिश की बुक्स होती हैं उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आइए आज हम क्लास 5 का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस का पार्ट। इसमें क्वेश्चन है व्हाट आर द फुल फॉर्म्स ऑफ ईमेल एंड ATM। ईमेल और ATM के पूरे नाम क्या हैं? तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और ATM का पूरा फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसमें देखिए पार्ट C है तो आप C पर टिक लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉन्यूमेंट इज मेड ऑन ₹500 नोट। 500 रुपये के नोट पर कौन सा स्मारक बना है? तो अगर आप 500 रुपये का नोट देखेंगे तो उसके ऊपर लाल किला बना हुआ है जो कि दिल्ली में स्थित है। आप सभी ने देखा होगा लाल किला अगर आप चांदनी चौक की तरफ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड सिटीजन। एक अच्छे नागरिक का उदाहरण कौन सा नहीं है? जो केवल अपना लाभ देखता हो, अपने फायदे की बात करता हो। तो ऐसा तो हमें नहीं होना चाहिए। दूसरों की मदद करना हमें करना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखना ये भी हमें करना चाहिए और एक सभ्य समाज के नियमों और विनियमों का पालन करना। सभ्य समाज मतलब एक अच्छे समाज के जो नियम कानून बनाए गए हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं या नहीं। तो इनमें से ये 3 ऐसे हैं जो एक अच्छे नागरिक के उदाहरण हैं और जो सिर्फ अपना लाभ देखते हैं वो एक अच्छे नागरिक का उदाहरण नहीं है। तो हम पार्ट C पर टिक कर देंगे। पेपर हिंदी मीडियम में भी होता है और इंग्लिश मीडियम में भी होता है। आप जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल महसूस करें आपको वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। आंसर सबके एक जैसे होते हैं। ये है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस डांस फॉर्म। दिए गए चित्र में नृत्य का नाम बताइए। तो जो ऐसे बड़े बड़े मुकुट और ये पहनकर आपने चित्र देखे होंगे ये होता है कथकली। तो आप कथकली पे टिक करेंगे। ये छाऊ डांस की ड्रेस भी नहीं है, भंगड़ा भी नहीं है, कथक भी नहीं है, तो आप कथकली पर टिक करेंगे। इसके बाद है द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापी जाती है? तो अगर आपने जस्मा का गांव पाठ पढ़ा होगा तो उसमें भी ये बताया गया है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी हम सीस्मोग्राफ से नापते हैं। सीस्मोग्राफ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई दिस इंडियन पैरालंपिक विनर। इस भारतीय पैरालंपिक विजेता की पहचान कीजिए। तो ये जो इमेज में दिख रही हैं ये हैं दीपा मलिक जिन्होंने
शॉट पुट गेम में सिल्वर मेडल जीता था 2016 में। तो आप ये भी याद कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। दीपा मलिक ने सिल्वर मेडल जीता था, सेकंड आई थी ये शॉट पुट प्रतियोगिता में। तो ये जो चित्र है ये है दीपा मलिक जी का। आगे है ये आसन, आपको पहचानना है। नेम द फॉलोइंग आसन। ये वाला जो आसन है, ये वाला जो योगा पोज है, ये है बेटा गरुड़ आसन। तो आप गरुड़ आसन पर टिक लगा देंगे, बाकी तीनों आसन नहीं हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। वो बहुत महान हॉकी के खिलाड़ी थे भारत के, तो इसीलिए उनके जन्मदिन को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में 29 अगस्त को हर साल मनाते हैं। इसके बाद ईयर 2023 इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ डैश बाय यूएन। यूनाइटेड नेशंस जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उसके द्वारा 2023 वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट किया है, मोटा अनाज जिसे हम कह सकते हैं। और इसकी थीम, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की जो थीम है वो है हेल्दी मिलेट हेल्दी पीपल। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको भी याद रखिए। मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की जो थीम है इस वर्ष की वो है हेल्दी मिलेट्स हेल्दी पीपल। और 10वां क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? 3 हानिकारक नहीं होंगे, एक होगा पेपर, कोई नुकसान नहीं करता। प्लास्टिक सबको पता है बहुत नुकसान करता है, फिर भी आप चेक कर लीजिए बाकी के ऑप्शंस। वुड भी नहीं करती और क्लॉथ भी नहीं करता, तो इसका आंसर रहेगा प्लास्टिक, जो कि है बी ऑप्शन। और बेटा हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे आप पेपर करते हैं तो एक बार सारे ऑप्शंस पर नज़र ज़रूर घुमानी है, ताकि कहीं आपके दिमाग में कुछ गलत आंसर आ रहा हो, आप बाकी देखो ही ना तो गलत हो जाएगा। एक बार सारे ऑप्शंस ज़रूर चेक करते हैं। अब ये आ गया तार्किक योग्यता, जो मैं आपको बात कर रही थी, रीजनिंग एबिलिटी की। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा। A, B, C, D, E और F एक पंक्ति में बैठे हैं। अब आपको ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मान लीजिए एक पंक्ति बना लीजिए जिसमें 6 लोग बैठे हैं, ठीक है, ये 6 लोग बैठे हैं। अब इसमें सिचुएशंस बताई गई हैं। E और F केंद्र में बैठे हैं, मीन्स सेंटर में बैठे हैं। तो सेंटर में कौन से 2 पोजीशंस हो गए? E और F, ठीक है, बिल्कुल सेंटर वाला पोजीशन लेना है। 2 इधर छोड़ दिया आपने, 2 सीट्स इधर छोड़ दी हैं। A और B सिरों पर है, तो A और B सिरों पर है। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि A और B हमने यही क्यों लिखा, हम ऐसे भी तो लिख सकते थे। तो यस, आप 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक सिचुएशन ये भी बन रही है, तो हम एक इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे। E और F सेंटर में, और हमने यहाँ पर A को रखा है, तो हम यहाँ इस वाली सिचुएशन में B को रखेंगे। ये पहली सिचुएशन मानते हैं और ये दूसरी सिचुएशन मानते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? C A के बाएं बैठा है, तो अब A के बाएं मतलब A के लेफ्ट में तो कोई स्पेस ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये वाली सिचुएशन गलत है, हम इसको काट देंगे। अब यहाँ पर बताया है C A के बाएं बैठा है, तो A के लेफ्ट साइड में, A के बाएं में C बैठा है। तो B के दाईं ओर कौन बैठा है? B के दाईं ओर मतलब B के राइट हैंड साइड पर कौन बैठा है? कौन सा बचा? D बचा। तो जहाँ पर भी ऑप्शन में D है आप उसको टिक कर देंगे, ठीक है। आप इसमें सिचुएशंस लेके चलेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है हम केवल उसी के हिसाब से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। कंप्लीट द सीरीज। अब आप इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो आप पहले इसको स्टडी कीजिए कि क्या दे रखा है। देखिए हम यहाँ पे आपको ये ऐसे 3-3 के ग्रुप्स दे रखे हैं,
ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इस वाले को देखिए। 3 के आपको ग्रुप्स दे रखे हैं, A B, यहाँ पर C ड्रॉप कर दिया इन्होंने और D, ठीक है। E F G ड्रॉप कर दिया, H I J K ड्रॉप कर दिया, L M N O ड्रॉप कर दिया, P Q R S ड्रॉप कर दिया, T। तो आप देखेंगे कि एक पैटर्न बन रहा है। तो T के बाद क्या आएगा, U V और W ड्रॉप कर देंगे तो X। तो आपका U V यहाँ पर W ड्रॉप कर दिया, X। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस में आप पैटर्न ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे और उस पैटर्न के बेसिस पर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। इनमें से अलग चित्र ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन से पिक्चर ऑड वन आउट है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक सर्कल है और इसके अंदर 3 सर्कल्स हैं और एक सर्कल छोटा शेडेड है। यहाँ पर ट्राइंगल है और 3 ट्राइंगल्स हैं और एक ट्राइंगल शेडेड है। यहाँ पर रेक्टेंगल है और इसके अंदर 3 रेक्टेंगल्स हैं जिसमें से 2 शेडेड हैं। और यहाँ पर एक पेंटागन है और अंदर भी 3 पेंटागन है जिसमें से एक शेडेड है। तो आप देखिए कि 3 3 3 3 सब में है, लेकिन इसमें 1 शेडेड है, इसमें भी 1 शेडेड है, इसमें 2 शेडेड हैं और इसमें 1 शेडेड है। तो कौन सा अलग है आप खुद देखेंगे, ये रेक्टेंगल वाला अलग है, तो ये ऑड वन आउट हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि एक कोड लैंग्वेज में कार को स्कूटर कहा है। अब आप इसको यहीं पे सॉल्व कीजिएगा। कार को हमने स्कूटर कहा है और स्कूटर को बस कहा है। स्कूटर बस है और बस को ट्रेन कहते हैं। बस को ट्रेन कह दिया इन्होंने। तो अब आप बताइए कि फिर आप अपनी कक्षा के साथ अमृत उद्यान कैसे गए। तो आप सभी अमृत उद्यान बस से गए होंगे, बसेस बुक हुई थी और बस को यहाँ पे क्या कह रखा है, ट्रेन। तो हम अमृत उद्यान ट्रेन से गए थे इस कोड में, असली में नहीं। तो आपको ऐसे कोड को लिखकर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आगे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फिगर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाली जो हिस्सा है इस फिगर का, ये इनकम्प्लीट है, इसे हमें पूरा करना है। तो आप पहले देखेंगे कि हमें इसी के जैसे पैटर्न पूरा करना है। तो अगर आप एक हिस्से को देखें बेटा, तो एक हिस्से को स्टडी कीजिए कि एक सर्कल को 2 भागों में काट कर उनको उल्टा किया हुआ है, इन्वर्टेड किया हुआ है और सारे ही पार्ट्स में ऐसे हैं। तो हमें यहाँ पर पूरा करना है। तो ये डॉट 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 वाला पोर्शन गलत है, ये नहीं आएगा। यहाँ पर भी ये स्क्वायर बना हुआ है, इसके अंदर फ्लावर है, ये भी नहीं बनेगा। अब इन दोनों में हमें छांटना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सर्कल एक पूरा है, तो ये भी नहीं आएगा। और यहाँ पर सर्कल उल्टा है, जैसे मैंने आपको भी बताया, सर्कल को काट कर इन्वर्टेड किया हुआ है। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगर हम इस वाले पार्ट को यहाँ पर रखेंगे तो हमारा जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाएगा और सही तरीके से होगा। आगे अगर देखते हैं, तो अगर गणतंत्र दिवस गुरुवार को है और गणतंत्र दिवस से चौथे दिन बीटिंग रिट्रीट मनाया जाता है। बीटिंग रिट्रीट एक प्रकार की ऐसी सेरेमनी होती है जिस दिन गणतंत्र दिवस का पूरा समापन माना जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है हमारे देश के प्रेसिडेंट को इस दिन। तो वो हर वर्ष चौथे दिन मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस अगर गुरुवार को है, ठीक है, तो किस दिन बीटिंग रिट्रीट मनाया गया 2023 में, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। तो गुरुवार से चौथा दिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। तो हमारा सही उत्तर होगा सोमवार। इसमें आपके कैलेंडर को पढ़ने की क्षमता को जांचा गया है कि किस तरीके से आप कैलेंडर वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक रस्सी के 10 टुकड़े करने के लिए उसे कितनी बार काटना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक रस्सी है, ये आपके पास एक रस्सी है, तो इसको हमें 10 हिस्सों में काटना है। एक हिस्सा, 2,
3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो कितनी बार कटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक रस्सी को 9 बार काटा है, तब हमारे पास उसके 10 हिस्से बने हैं। तो हम 9 पर करेक्ट का निशान लगा देंगे। आगे है, रमेश रिया के माता पिता का इकलौता बेटा है। रमेश का रिया से क्या संबंध है? ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं कॉपी पे, क्योंकि पढ़ने से गलतियां होने की जो रिस्क है वो कम होता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रमेश जो है, ये रमेश है और ये रिया है। रिया के मम्मी पापा एक जनरेशन ऊपर हो गए, ये उसके पापा, ये उसकी मम्मी। इन दोनों का एक इकलौता पुत्र है रमेश, ठीक है। मम्मी और पापा का इकलौता पुत्र है रमेश। तो रमेश रिया का क्या लगा? तो ये रमेश रिया का भाई लगा। इजी। तो यहाँ पर हम भाई पर टिक कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे है कि ये वाली मैट्रिक्स दी गई है, आपको इसे कंप्लीट करना है। तो हम इसे एक बार रीड करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्क्वायर है और उसके अंदर भी एक छोटा सा ऐसे रोम्बस या कुछ भी स्क्वायर कह लीजिए आप इसे। अब अगर इधर हम आएंगे तो आप देखेंगे बाहर वाला पोर्शन ब्लैक हो गया और अंदर वाला जो पोर्शन है उसे इन्होंने वाइट कर दिया। और अगर हम एरो की बात करें तो एरो की डायरेक्शन बदल गई, दिशा बदल गई। यहाँ पर एरो राइट में जा रहा है, यहाँ पर वो एरो लेफ्ट में आ रहा है और उसे शेड कर दिया। तो अगर हम यहाँ पर चित्र बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम एरो की डायरेक्शन चेंज करेंगे और ऐसे ही यहाँ पर हम एक स्क्वायर बना लेंगे और स्क्वायर के अंदर इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। अंदर वाला पोर्शन जो है उसे इन्होंने शेडेड कर दिया है, बाहर वाला पोर्शन वाइट हो गया। तो ये हमारा चित्र पूरा हो गया। आगे हम देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऐसा है। आगे ऑप्शन में ऑप्शन डी ऐसा है और हम ऑप्शन डी पर टिक लगा देंगे। आगे आप देखेंगे आपको एक आकृति दी गई है, इसमें हमें ट्राइंगल्स मतलब त्रिभुजों की संख्या गिननी है, कितनी है। तो आप सबसे पहले छोटे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। उसके बाद आप देखिए ये 2 त्रिभुजों से मिलकर एक बड़ा त्रिभुज बना है, 7 8 9, ये बड़ा वाला 10 11 12, ये वाला 13, ये वाला 14। तो इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या 14 है। तो आप इसीलिए 14 पर टिक लगा देंगे। आगे अगर आप देखेंगे मात्रात्मक योग्यता, मैथ्स के जो क्वेश्चंस मैंने आपको कहे थे वो आ गए हैं। सम ऑफ 6th मल्टीपल ऑफ 6 एंड 7th मल्टीपल ऑफ 7 इज डैश। 6 के छठे गुणज और 7वें गुणज का योगफल। तो यहाँ पर आप 6 के मल्टीपल्स अगर लिखेंगे तो 6 12 18 24 30 और 36। तो 6 का जो 6th मल्टीपल है वो है 36 और 7 का हम 7th मल्टीपल देखेंगे। 7 की आप टेबल लिख लीजिए तभी आप निकाल पाएंगे। 35 42 और 49। तो 7 का जो 7th मल्टीपल है वो है 49 और इन दोनों का जोड़ अब हम कर लेंगे। 36 प्लस 49 हमारा आंसर आएगा 9 और 6 15 और 85 हमारा आंसर है। तो हम 85 पर 85 पर टिक कर देंगे। तो आपको इसे सॉल्व करके देखना है, तुक्के मार के नहीं देखना है। आगे आप देखिए विच शेप ऑफ बकेट विल यू सी फ्रॉम द टॉप, कि आप ऊपर से
इस आकृति को, इस बाल्टी को देखेंगे और क्वेश्चन है इफ 30 मग्स ऑफ वाटर कैन फिल द बकेट कम्प्लीटली। ये जो मग है ये 250 मिलीलीटर्स का है। तो अगर 30 मग्स से एक बाल्टी बनती है तो इस बाल्टी की कैपेसिटी, इस बाल्टी की क्षमता ज्ञात कीजिए। अगर 250 मिलीलीटर पानी आता है और 30 मग्स में ये बाल्टी भर जाती है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा 250 ml से 30 को मल्टीप्लाई कर देना है। एक मग में 250 ml और 30 मग्स में कितना बन जाएगा? 7500 मिलीलीटर। और 7500 मिलीलीटर को जब हम लीटर में और मिलीलीटर में बदलेंगे तो 7000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर, तो 7000 मिलीलीटर हो गया 7 लीटर और 500 मिलीलीटर। तो हमारे पास आंसर आ गया 7 लीटर और 500 मिलीलीटर। पार्ट सी इसका आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप इसे सिंपली पढ़कर करेंगे तो। विच पेयर ऑफ नंबर्स हैव कॉमन फैक्टर्स? क्वेश्चन में हमें करना है कि 4 पेयर्स दे रखे हैं, कौन से पेयर में दोनों नंबर्स का फैक्टर 7 हो। और फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट वाले फैक्टर को देखेंगे, इसमें 70 तो जाएगा पर 80 नहीं जाएगा, तो ये नहीं है। यहाँ पर भी 77 से चला जाएगा, भाग हो जाएगा, लेकिन 96 भाग नहीं होगा। यहाँ पर 35 आता है 7 के टेबल में, पूरा भाग होगा, और 77 भी होगा। तो हमारा आंसर होगा पार्ट सी। और पार्ट डी भी देखेंगे तो 77 भाग हो जाएगा लेकिन 54 नहीं होगा, तो इसीलिए ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 35 और 77। आगे क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपने देखा होगा मैथ्स में एक रूल होता है बॉड मास, जिसका मतलब है सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले भाग, गुणा, जमा और घटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भाग नहीं है तो उसके बाद हम गुणा करेंगे। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 25, 5 पंजे 25, और 5 को हम ऐसे ही लिख देंगे और उसके बाद जमा करेंगे, 25 और 5 मिलाएंगे तो हो जाएगा 30। तो हमारा इसका आंसर होगा 30। बहुत आसान है, आपको सॉल्व करके देखना है। यहाँ पर आप देखेंगे राइट द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पोर्शन ऑफ सर्कल। अब आपको इसको फ्रैक्शन में दर्शाना है। तो फ्रैक्शन में हम कैसे करते हैं, एक अपॉन का निशान लगाते हैं, ऊपर होता है शेडेड पोर्शंस और नीचे आता है टोटल शेडेड पार्ट और नीचे आएगा टोटल पार्ट। तो सबसे पहले हम टोटल पार्ट्स देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे आएगा 8, और ऊपर कितने पोर्शंस हैं जो शेडेड हैं, 6 पोर्शंस हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे 6/8 तो है ही नहीं, तो हम इसे लोएस्ट टर्म में कर लेंगे। 6 2 के टेबल में भी आता है और 8 भी 2 के टेबल में आता है, तो 3/4। और हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें 3/4 ऑप्शन डी है, जिसे हम टिक कर लेंगे। आगे क्वेश्चन है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी ब्रेड्थ मतलब कि चौड़ाई 15 मीटर है और इसकी लेंथ जो है वो दे रखी है 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, मतलब चौड़ाई का 2 गुना। अगर चौड़ाई 15 मीटर है तो लेंथ कितनी होगी, 30 मीटर होगी। अब ये हमने समझ लिया है। आगे हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू फेंस द फील्ड। अगर हमें इस खेत के चारों तरफ बाड़ लगानी है तो बाड़ लगाने के लिए हमें कितनी लंबी तार की ज़रूरत होगी। तो जब हमें चारों तरफ बाड़ लगानी है तो चारों तरफ का माप निकालना होगा, जिसे हम पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं परिमाप। और रेक्टेंगल का परिमाप कैसे निकालते हैं मैं दिखाती हूँ।
पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला बेटा होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो आप क्या करेंगे, 2 लेंथ कितनी है 30 और ब्रेड्थ कितनी है 15, तो ये निकल जाएगा आपका 90 मीटर्स। ठीक है, 90 मीटर निकला है इसका परिमाप। तो इस खेत के चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए हमें 90 मीटर तार की ज़रूरत होगी, जो है ऑप्शन बी। इसीलिए आप ऑप्शन बी पर टिक कर देंगे। आगे देखिए, आपके पास एक पिक्चर दी गई है जो कि एक क्यूबॉइड की पिक्चर है। इसके हमें देखना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम इसके कॉर्नर्स गिन लेते हैं। कॉर्नर्स होते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स हैं। एजेस अगर हम गिनेंगे, एजेस होती हैं ये वाली जो लाइंस होती हैं, कोने जिसे हम बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एजेस कितने हो गए 12। और अगर हम फेसेस की बात करें तो 1 2 3 4, एक ऊपर वाला 5 और एक नीचे वाला 6 फेसेस। तो 8 कॉर्नर्स 12 एजेस और 6 फेसेस है ऑप्शन बी, जिसको हम टिक कर देंगे। आगे है अजय हैज़ टू बाय सम गुड्स फ्रॉम द मार्केट। अजय को बाजार से कुछ सामान खरीदना है जिसकी कीमत है बुक्स 350 रुपये की, 350 रुपीज़, कॉपी का सेट 200 रुपीज़ का, और एक पेंसिल बॉक्स है 60 रुपीज़ का, और एक पैकेट है कलर्स का जो है 80 रुपीज़ का। अब हमें देखना है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल बॉक्स। अगर एक पेंसिल बॉक्स 60 रुपीज़ का है तो 7 पेंसिल बॉक्स कितने रुपीज़ के होंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 7 ज़ा 42 और 0 420 रुपीज़ का होगी। 420 रुपीज़ के होंगे 7 पेंसिल बॉक्सेस। आगे आप देखेंगे व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी पेड टू बाय 1 पेंसिल बॉक्स एंड 1 कॉपी सेट। एक पेंसिल बॉक्स और एक कॉपी खरीदने के लिए कितनी राशि देनी होगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक पेंसिल बॉक्स 60 रुपये का है और बुक्स का जो सेट है वो है 350 रुपये का। सॉरी, यहाँ पर हमें कॉपी खरीदनी है, 20 रुपीज़ का है सेट ऑफ कॉपी और 60 रुपीज़ का है एक पेंसिल बॉक्स। तो 200 और 60 को अगर हम मिलाएंगे, 200 और 60 को अगर हम जोड़ेंगे तो बनेगा 260 रुपीज़। इसके बाद विच ऑफ दीज नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 और 3 से तो विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं है। तो हम पहले देखेंगे 5 से कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है। 45 के टेबल में आती है, 70 भी, 50 भी, 36 नहीं आता, तो हमारा आंसर है 36, जो कि 2 और 3 से विभाज्य है। 2 से भी 36 डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, लेकिन 5 से नहीं होता, और यही हमें ढूंढना था। आगे हिंदी का पोर्शन है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह वनों में पाया जाता है। इसकी देह पतली और हल्की होती है। इसका मुंह छोटा होता है। इसकी दहाड़ शेर के समान दिल दहलाने वाली होती है। यह हमेशा टेढ़ी चाल चलता है और कभी भी अपने शिकार पर सामने से आक्रमण नहीं करता। इसका आक्रमण हमेशा छिपकर होता है। यह चालाक और धूर्त पशु है। बाघ को स्फूर्ति, चतुराई, साहस और तीव्रता का प्रतीक माना गया है और इसी कारण इसे भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द आक्रमण का पर्यायवाची नहीं है। इस शब्द को ध्यान दीजिए, नहीं ढूंढना है। तो आक्रमण का पर्यायवाची प्रहार है, हमला भी होता है, वार भी होता है, लेकिन आक्रमण का अर्थ दोस्ती नहीं होता, तो इसीलिए दोस्ती पर टिक करेंगे। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से चतुराई किस शब्द की भाववाचक संज्ञा है। तो चतुराई चतुर का भाववाचक संज्ञा है। यह वनों में पाया जाता है। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। इस वाक्य में सर्वनाम है यह।
निम्न में से साहस का सही विलोम शब्द क्या है? साहस का सही विलोम शब्द है बहादुर। कायरता नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इनमें से कौन सा बाघ का गुण नहीं है? चतुराई है, साहस भी है, स्फूर्ति भी है, आलस्य नहीं है, इसीलिए हम आलस्य पर ताला लगाएंगे, सॉरी टिक करेंगे।